हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं आरती। चलिए आइए, आज हम पढ़ रहे हैं बैक टू बैक। हम आपके ये लिए वीडियो लेके आ रहे हैं BSGLA 137 का। इसे फिनिश करना है। यूनिट ये 10 चल रही है, सृजनात्मक लेखन, और ब्लॉक 2 है, 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यदि आपने अभी तक वॉच नहीं किया तो प्लीज वॉच कर लीजिएगा। इसमें हम सृजनात्मक लेखन के बारे में पढ़ेंगे। सृजनात्मक शब्द को यदि हम समझ लेते हैं तो आगे जो भी हम पढ़ेंगे बहुत इजी होगा। लेकिन जब तक यदि आप इस शब्द को नहीं समझ पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो थोड़ा यहाँ पे ये मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो सृजनात्मक शब्द जो होता है, पहले हम इसको समझ लेते क्या होता है और साथ ही साथ में सृजनात्मक लेखन क्या होता है। देखिए, सृजन का मतलब होता है रचना करना, निर्माण करना, और सृजनात्मक या सृजनात्मक हम बोले ये क्रिएटिव राइटिंग कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में सृजनात्मक और सृजनात्मक। सर्जन यानी जन्म लेना, बनाना, निर्णय करना, निर्माण करना, और आत्मा के साथ में। तो सृजनात्मक लेखन का तात्पर्य जुड़ा जो है यहाँ पे ये लेखक से होता है। इस चीज को माइंड में रखिएगा। अब मैं यहाँ पे यदि आपको समझाऊंगी, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। सृजनात्मक लेखन की विशिष्टता पढ़ेंगे, गद्य लेखन, पद्य लेखन, फिर सृजनात्मक लेखन की भाषा में बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा, साहित्यिक भाषा, साहित्य की भाषा में विविधता। ये सृजनात्मक लेखन की भाषा वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये विविध रूप इतने इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानती हूं, लेकिन ये जो 3 चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, सृजनात्मक लेखन की जो ये भाषा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे, और सृजनात्मक लेखन की भाषा का महत्व क्या है, 2 यहाँ से क्वेश्चन हम यहाँ पे उठाएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं क्या कि सृजनात्मक भाषा, सृजनात्मक जो लेखन है वो है क्या। क्योंकि सृजनात्मक लेखन जो और अन्य लेख होते हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस होता है, इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। ठीक है। और भाषा का विकास मनुष्य के भाव और विचार को व्यक्त करने के लिए ही हुआ है। यानी कि हम जो सोचते हैं, और कभी कुछ लोग होते हैं सोचते हैं दिमाग तक की उनकी सोच रह जाती है, और कुछ लोग जो होते हैं उस सोच को किसमें पेन और कॉपी में लेकर परिवर्तित कर देते हैं, कथा के रूप में, कहानी के रूप में, एकांकी के, निबंध के, नॉवेल के रूप में। यही सृजनात्मक विचार है, यही सृजनात्मक लेखन है। तो लिखित भाषा को व्यक्त करने के पूर्व मनुष्य जो होता है आंगिक वाचिक भाषा का प्रयोग करता है, और लिखित भाषा के प्रयोग से मनुष्य अपनी संवेदनाओं को भाषा में सुरक्षित रखना सीख जाता है। ठीक है। तो अगर हम देखिए यहाँ पे सृजनात्मक भाषा का मतलब समझेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा जो बुक में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको सृजनात्मक लेखन का मतलब बहुत इजी तरह से समझाती हूँ। कॉपी पेन ले लीजिए यदि आपने नहीं लिया है तो, और इसे लिखिए जो मैं आपको बोल रही हूं। ठीक है। देखिए, सृजनात्मक या सृजनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है। इसका उद्देश्य जो होता है सिर्फ और सिर्फ लोगों को बताना नहीं होता है, बल्कि जो रहस्य होते हैं, ठीक है, जो रस होते हैं उनको बाहर लाना होता है। किसके सामने? सबके सामने। या हम यूं कह सकते हैं कि अपने लेखन से, अपने लिखने की कला से, ठीक है, अपने हृदय के निकट के विषयों को वो प्रकाशित करते हैं। मतलब अपने लेखन के माध्यम से उनके दिल में, उनके मन में क्या चल रहा है वो बाहर लाते हैं, लिख के प्रकट करते हैं, जाहिर करते हैं, और ये कहलाता है सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन में खास तौर पे समाज से संबंधित होता है, और समाज में जो भी लेखन लिखे जाते हैं वो कोई ना कोई परिवर्तन लाए जाते हैं। चाहे वो से, अगर हम पुराने टाइम में देख लो, क्योंकि इतिहास से जुड़ा हुआ भी होता है, सती प्रथा का चाहे अंत हो, चाहे विधवा विवाह की शुरुआत हो, चाहे बाल विवाह का अंत हो, ये सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत आता था कि लोग पहले अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को कलम के माध्यम से लिखते थे, लोग उसे पढ़ते थे, और फिर उसके अंतर्गत काम वगैरह आगे होते थे, जो भी होना होता था। तो सृजनात्मक यानी कि आत्मा से जुड़ा होता है। जब हम किसी के बारे में कुछ लिखते हैं तो वो हम आत्मा से लिखते हैं। हम यहाँ पे गॉड के बारे में लेते हैं, किसी के भी भगवान हो, जब उनके बारे में लिखा जाता है तो बहुत ही आत्मीय भाव से, प्यार से लिखा जाता है, भाव विहीर होकर लिखा जाता है, और यहाँ तक कि कभी कभी अतिशयोक्त भी लिख दिया जाता है जो हुआ ही नहीं होता है, कल्पना से परे होता है, जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते, वो लेखक नहीं सोच सकता, हम नहीं सोच सकते, नहीं जानते, लेकिन वो लेखक का दिमाग है, वो कल्पनाओं से परे बिल्कुल लाके उस चीज को लिख देता है। यही सृजनात्मक लेखन, सर्जन करना, निर्माण करना। ठीक है, सर्जन करना यानी निर्माण करना, और आत्मक सृजनात्मक लेखन होता है।
देखिए, एक्चुअली जो सृजनात्मक या सर्जनात्मक एक होता है, कुछ लोग इसको आध्यात्मिक प्रक्रिया मानते हैं, ठीक है, और कुछ लोग इसे रचनात्मक भी मानते हैं, क्योंकि ईश्वर के प्रति लिखी गई चीजें जो होती है वो पवित्र होती हैं, ठीक है, प्रेम से लिखी गई होती है, भाव विभोर होकर लिखी गई होती हैं, उस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। तो क्या है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं राम के बारे में या फिर मीरा ने कृष्ण के बारे में जो कुछ लिखा था, वो क्या था, वो उनका प्यार था, अति संयुक्त प्यार था, जो वो उनके साथ उनके बारे में सोचती गई वो लिखती गई। हुआ तो कुछ नहीं था उनके साथ, लेकिन जो उन्होंने सोचा, जैसे उन्होंने कल्पना की, वही उन्होंने अपने पेन कॉपी में वो लिख दिया। तो यही होता है सर्जनात्मक लेखन, ठीक है। तो वह जीवन के मतलब कल्पना का इस्तेमाल यहाँ पे करता है और जीवन के विभिन्न पहलुओं में संबंध बनाता है और सामाजिक स्थितियों घटनाओं के विषय में लिखता है। जैसे आप नॉवेल पढ़ते हैं, अब जो हम नॉवेल पढ़ते हैं उसमें रियल में कुछ ऐसा नहीं होता। हम सीरियल देखते हैं, ये भी लिखे जाते हैं, नॉवेल से लिए जाते हैं, नाटक से, कहानियों से लिए जाते हैं। रियल में तो कुछ नहीं होता, हमारी रियल लाइफ से नहीं जुड़ा हुआ होता है, लेकिन हमें उन्माद, हमें मजा कितना आता है देखने में, एक इंटरेस्ट बना रहता है, एक रहस्य बना रहता है कि अब क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तो ये लिखने वाले की कला है, यही कहलाता है सर्जनात्मक लेखन, ठीक है। तो इस प्रकार वह जो लेखक होता है वह अपने लेखन में अपने हृदय के निकट के विषयों को प्रकाशित करता है, उसके दिल में जो होता है वही वो चीज लिखता है और उन्हें ऊंचा उठाता है और लेखन के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। यही सर्जनात्मक लेखन होता है। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि अब आप इतना कुछ एक्सप्लेन करने के बाद 2 लाइन तो लिखेंगे ना कि सर्जनात्मक लेखन क्या है। तो जो लेखक होता है वो अपने लेखन में अपने यानी लेखक के हृदय के निकट जो भी रहता है, जो भी सोच उसकी रहती है, जो भी कल्पना उसकी रहती है, वो उसको ऊंचा उठाता है और उसको लेखन के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने की भी कोशिश करता है। जो लिखता है फिर समाज में परिवर्तन आता है, सृजनात्मकता होती है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ना? ओके, क्योंकि इसे परिभाषित कर पाना मुश्किल है, आज तक किसी ने इसको परिभाषित नहीं कर पाया। तो सृजनात्मकता लेखन है क्या, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब सृजनात्मक लेखन की विशिष्टता क्या होती है? तो सभी प्रकार का लेखन साहित्य नहीं होता है और लेखन के अंतर्गत तमाम तरह के शास्त्र और विज्ञान भी आते हैं, साइंस में भी चीजें लिखी जाती हैं। हम लोग एक कॉलम डेली देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते तो एक कॉलम ही तो रहता है ना, तो क्या है वो कॉलम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं उनको, लेकिन वो क्या है, लेखन है, वो लिखता है, लेकिन वो साहित्य तो नहीं होता है ना। डेली कॉलम हम देखते हैं, किसी के विचार उसमें पढ़ते हैं, थॉट पढ़ते हैं। तो यही है कि जो लिखा हो वो साहित्य नहीं होता है, लिखना ही अपने आप में पर्याप्त होता है। वो शास्त्र भी होता है, रामायण, महाभारत, कुरान और ये सब चीजें लिखे गई हैं, बाइबल वगैरह, तो ये शास्त्र हमारे हो जाते हैं जो हमारे उससे संबंधित होते हैं और विज्ञान में भी लिखा जाता है, उन्हें भी भाषा में ही लिखा जाता है। तो उदाहरण के लिए इतिहास, समाज शास्त्र, शास्त्र, रसायनशास्त्र साहित्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन इनमें भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छी आलोचना भी रचनात्मक सीमाओं को छूने लगती है। सच्ची आलोचना में भी रचनात्मकता का गुण होता है, लेकिन उसे पूर्णतः रचनात्मकता नहीं माना जा सकता है और सृजनात्मक कहने से मौलिक, नया, विशिष्ट या अर्थवान होने का बोध होता है। तो सृजनात्मक का मतलब ही होता है सर्जन करना, सर्जन यानी नया, निर्माण करना। जब कोई चीज लिखी जाती है तो उस चीज का निर्माण ही होता है, वो उस वक्त नहीं होती है, ठीक है। जैसे महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना 400 साल पहले की थी, लेकिन रामचरितमानस आज भी उतना ही सरस और अर्थवान प्रतीत होता है। 400 साल लिखी हुई पहले की चीज भी आज भी वैसे ही प्रतीत होती है, जबकि उसमें कल्पनाएं की गई हैं। उन्होंने राम का जो गुणगान किया वो कल्पना उससे किया है, गुणगान किया, उनको लगा कि भगवान है, राम है, तो वो ऐसे होंगे। सत्य भी था, लेकिन उन्होंने देखा तो नहीं था ना, तो उन्होंने कल्पना किया इस चीज को। तो उनकी एक पंक्ति को उठाकर यदि व्याख्या यहाँ पे की जाए तो और स्पष्ट हो जाएगी कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु धूप कपि रूप दिखावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। तो इसका सीधा अर्थ भी हो सकता है, सीधा भी अर्थ होता है, और चाहे तो आप इसका दूसरा भी मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक ये निकल सकता है कि उत्पीड़क सत्ता का अत्याचार फैलता जाएगा और जनता का प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ता जाएगा। यानी कि जो सत्ता में रहने वाले लोग हैं, यदि वो अत्याचार करेगा तो जनता भी उतना ही ज्यादा उसका विरोध करेगी, ठीक है ना। अब इसका जस जस सुरसा बदन बढ़ावा है, अब यहाँ पे एक इसका मतलब ये भी निकल सकता है महंगाई से। सुरसा का मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी तो लोगों को उसका विरोध कर उतना ही
लोगों का बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे दो मतलब निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सृजनात्मक लेखन होता है, ठीक है। अब एक विज्ञापन या राजनीतिक घोषणा पत्र में शब्दों का प्रयोग एक खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है, चाहे वह वस्तुओं की बिक्री के लिए हो या राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए हो। तो यहाँ पे भी एक क्या किया जाता है, स्लोगन लिखे जाते हैं। आप देखें ना, यदि हम अभी की बात लेते हैं तो आपको पता है कि मोदी जी ने अभी प्रचार किया था, उन्होंने एक स्लोगन बना दिया था। क्या बनाया था, योगी यूपी प्लस योगी, और ये है बहुत उपयोगी, कुछ ऐसा था। ये नया वर्ड था, उन्होंने सर्जन किया, उन्होंने उसको सर्जन किया, निर्माण किया, बनाया, और ये अपने आप में एक कल्पना से परे था, और उनका वो प्रेम था यूपी और योगी के प्रति जो उन्होंने दिखा दिया। तो ये राजनीतिक घोषणा पत्र तो नहीं था, लेकिन राजनीतिक एक तरह से सृजनात्मक लेखन था, ठीक है। राजनीतिक घोषणा पत्र जो ये आप देखिएगा, अब इलेक्शन आ रहे हैं तो कितनी कितनी घोषणाएं लोग करेंगे, अपने में एजेंडा में रखेंगे, क्या क्या रखते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, वही चीजें कहलाती है सृजनात्मक लेखन, ठीक है। अपना मतलब स्पष्ट होने के बाद उन शब्दों का महत्व नहीं रह जाता है। मतलब अब इलेक्शन के लिए एजेंडा बनाया जाता है, एजेंडा, आप इलेक्शन जीत गए, आप कुर्सी पे आ गए 5 साल के लिए, तो बस बातें वहीं पे खत्म हो जाती है। वो आपने क्या एजेंडा बनाया, क्या रखा है, ये मतलब नहीं रह जाता है। तो एक रचनाकार की अच्छी कृति को पढ़ने के बाद ही हमें उसका अर्थ मिलता रहता है, और आगामी काल में भी उसका नया अर्थ हमें प्राप्त होता रहता है। विज्ञापन का भी ऐसे ही होता है, वस्तु खरीदने के लिए लोग प्रेरित करते हैं। हम देखते हैं कितने कितने सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं सभी तरह के, चाहे कॉम्प्लान हो, आई एम ए कॉम्प्लान बॉय, आई एम ए कॉम्प्लान गर्ल, आजकल कितने सारे एडवर्टीजमेंट बनते हैं, कितनी लाइनें बनाई जाती हैं उनके लिए। तो क्या हुआ, सृजनात्मक लेखन है, लेकिन विज्ञापन के अंतर्गत है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम में बहुत अच्छी लगती है, हमें उस कहानी में हीरामन और हीराबाई के बीच के संवेदनशील प्रेम प्रभावित करता है। तो कल्पना में लिखी गई कहानी और जो हमें सत्य की ओर ले जाती है, तो क्या है, सृजनात्मक लेखन कहलाता है या सर्जनात्मक लेखन होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब सर्जनात्मक लेखन की विशेषता के संदर्भ में दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। तो देखिए इसका महत्व क्या है, ये समझिएगा। सर्जनात्मक लेखन का जो भी हम आपको बता के आ रहे हैं विशिष्टता जो है, तो इसका महत्व ही इसके अंतर्गत आएगा कि सर्जनात्मक लेखन का महत्व क्या है। दूसरा जो है वो हम ले लेते हैं कि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। यदि किसी कृति का दूसरी भाषा में रूपांतरण किया जाए तो वैसा का वैसा अनुभव नहीं होगा जैसा कि मूल भाषा में मिलता है। और हम लोग देखते हैं जनरली आजकल, आप मूवी को ले लीजिए, जो ओरिजिनल मूवी बनती है फिर देन रिमेक मूवी बनती है, तो क्या होता है, गाने ओरिजिनल बनते हैं, रिमेक होते हैं, रिमिक्स होते हैं, तो क्या होता है, क्या वो मजा आता है, वो फीलिंग आती है, नहीं आती है। क्योंकि जो सृजनात्मकता, जो उसका निर्माण जिस उद्देश्य से, जिस कल्पना से फर्स्ट टाइम किया गया, 100% डब करने में कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते हैं, लैंग्वेज में चेंजेस किए जाते हैं। हम इंग्लिश में जब देखते हैं तो कुछ और वर्ड होते हैं, हिंदी में कॉमेडी के लिए भी कुछ और वर्ड उसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो जो पहले में होता है वो भाषा आपको दूसरे में नहीं मिलती है, ठीक है। और रचनात्मकता का संबंध पूरी संस्कृत के साथ होता है। शेक्सपियर के हेमलेट की प्रसिद्ध पंक्ति टू बी और नॉट टू बी का हिंदी में किस तरह का अनुवाद किया जाए, हमें वो अर्थध्वनियां नहीं मिलेंगी। उन्होंने तो कह दिया टू बी और नॉट टू बी, ये इंग्लिश में हो गया, लेकिन हिंदी में अब इसका क्या किया जाए, क्या इसका सेंटेंस निकाला जाए, टू बी और नॉट टू बी। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। यही सृजनात्मक सर्जन कहलाता है और यही सृजनात्मक लेखन की विशिष्टता, इसकी महत्वता कहलाती है। महत्वपूर्ण बातें क्या निकल के आती हैं, यही है कि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। अब यहां पर देख लेते हैं जो सृजनात्मक लेखन है इसके प्रकार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, पेन कॉपी ले लीजिए, लिख लीजिए। सृजनात्मक लेखन के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होते हैं 2 भाग कह लीजिए, प्रकार कह लीजिए, कितने प्रकार का होता है, तो गद्य लेखन और दूसरा होता है पद्य लेखन, ठीक है। रचनात्मक गद्य में कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक को रखते हैं। गद्य में पता है क्या चीजें होती हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक जो होते हैं क्या होते हैं, गद्य में होंगे। पद्य में जो कविता वगैरह होती है, छंद, दोहे, कविता, ये क्या होते हैं, गद्य होते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भी कई रचनात्मक गद्य विधाएं प्रचलित हैं। गद्य पद्य के 2 मुख्य अंतर हैं, उसे रेखांकित करना अनिवार्य है। अब वो गद्य और पद्य के 2 मुख्य अंतर क्या है, जैसे गद्य की भाषा में शब्दों का सीधा संबंध सामाजिक सरोकार से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम भी देख के आए हैं गद्य, हमने पढ़ाया आपको पूस की रात, जीने की कला, महादेवी वर्मा, पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद
पूस की रात जो कि एक किसान को संदर्भित था, किसान और ठंड के बीच की कहानी थी, यानी समाज से संबंध था। दूसरा जो था महादेवी वर्मा जीने की कला, वो भी नारी की दुर्दशा पे संबोधित था, यानी नारी की क्या एक पहचान है, क्या दुर्दशा है समाज में, तो वो भी सामाजिक सरोकार ही था, समाज से जुड़ा हुआ था। तो गद्य का जो पहला एक आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अंतर जो है वो ये है कि गद्य की भाषा में शब्दों का सीधा जो संबंध होता है वो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ होता है। जो शब्द होते हैं वो समाज को भेदने वाले तीर की तरह चुभते हैं, तीर ही छोड़े जाते हैं शब्द के माध्यम से, ठीक है। फिर गद्य विधाओं का संबंध समाज से अधिक होता है, तो वही चीज हो गया कि इसमें जो भाषा के शब्द होते हैं उनका सीधा संबंध, शब्दों का संबंध सामाजिक सरोकार से होता है, और दूसरा हो जाएगा कि गद्य विधाओं का संबंध भी समाज से होता है, ठीक है। अच्छा, कविता में क्या होता है, यानी पद्य में क्या होता है। अभी गद्य में देख लिए अंतर दो हमने, अब पद्य में क्या होता है, यानी कविता में क्या होता है, रचनाकार शब्दों में अर्थ सृजन करता है, यानी अर्थ का निर्माण करता है, शब्दों में अर्थ का निर्माण करता है। गद्य में क्या होता है, हम लोग पद्य में कि हम लोग पढ़ते हैं तो वो एक कविता होती है, उसका कुछ और अर्थ होता है, उसका फिर अर्थ अनुवाद किया जाता है, तो उसका अर्थ निकल, जैसे संस्कृत में है या फिर अरबी में है या दोहे में है, तो इस तरह से आप उसे कह सकते हैं अवधि में है, तो फिर उसे हम हिंदी में उसका क्या करते हैं, अर्थ निकालते हैं। तो शब्दों में अर्थ सृजन करता है, उसका अर्थ का एक अलग अर्थ निकलता है, यानी अर्थ का निर्माण होता है, किसमें, पद्य में। आधुनिक काल से पूर्व गद्य का महत्व नगण्य था पहले, आज पद्य में गद्यात्मकता का दबाव बढ़ता जा रहा है, यानी कि या अगर आप देखें तो यहाँ पर पद्य में भी गद्य जो है देखा जाता है, यथार्थ संप्रेषण के लिए गद्य का महत्व बढ़ता जा रहा है, और गद्य में जीवन के जटिल यथार्थ को व्यक्त करना होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं पद्य लेखन, गद्य लेखन हो गया, पद्य लेखन देख लेते हैं, यानी कि कविता लेखन जो होता है। तो कविता में सर्जक का सरोकार भाषा से नहीं होकर शब्दों से होता है। अब देखिए, गद्य में सर्जन का सरोकार भाषा से होता है, ठीक है, और जो पद्य होता है उसमें भाषा से ना होकर के शब्दों में होता है, और शब्दों को तराश कर कवि उसमें अर्थ भरता है और विलुप्त अर्थ की तलाश करता है। शब्दों की जड़ों में कवि अर्थ की संभावनाओं को छुपा देता है जो हमें लोग को खोजने पड़ते हैं, और उसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के अर्थों को स्वीकृति मिलती है, ठीक है। तो कविता में अकेला शब्द भी अपने आप इतना सघन हो जाता है कि अपने आप को प्रकट करने में एक अनोखा अर्थ दे जाता है। गद्य में जनरली अर्थ को प्रकट करने के लिए एक लाइन लेनी पड़ती है, कुछ शब्दों, कुछ एक वाक्य को लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ या एक पैराग्राफ को लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पद्य लेखन में ऐसा नहीं होता है। पद्य लेखन में शब्द ही काफी होता है और हर एक शब्द का अलग अलग महत्व निकलता है, ठीक है ना। तो अपने आप में ही वो अनोखा अर्थ देता है, ठीक है। कविता की भाषा की व्यंजना बढ़ जाती है, कई स्तरों पर संवाद संभव हो पाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कविता के ये क्या हो गए, यहाँ पे विशेषताएं हो गई, गुण हो गए कविता की, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, निराला की कालजयी कृत्य, राम की शक्ति पूजा की एक पंक्ति की ओर ध्यान दे तो राम की शक्ति पूजा, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ये निराला की कृति है। राम की शक्ति पूजा की लाइन एक पंक्ति थी कि रवि हुआ अस्त, रवि का मतलब सूरज है, सूरज जो है क्या हो गया, अस्त यानी डूब गया। अब ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ज्योति यानी रोशनी और के पत्र पर लिखा अमर यानी रात होता है। तो यहाँ रवि शब्द मात्र सूर्य के लिए नहीं है, राम सूर्यवंशी थे, शब्द का एक अर्थ राम की वंश परंपरा से भी है, और रवि का अस्त होना मात्र दिन ढलने को ही नहीं बताता, जैसे मैंने आपको बताया, तो वही मतलब नहीं निकल रहा है, बल्कि यहाँ पर रवि का मतलब सूर्यवंशी से भी बताया जा रहा है, एक श्रेष्ठ परंपरा को भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर अर्थ पद्य के निकाले जाते हैं, ठीक है ना। सृजनात्मक लेखन की 3 विशेषताएं कौन सी हैं, ऊपर हम विशेषताएं देख के आ ही गए, तो आप लिख ही सकते हैं। निम्नलिखित स्थानों में स्थान की पूर्ति करना, हालांकि आते नहीं है, सृजनात्मक भाषा का उपयोग डैश में होता है तो साहित्य में होता है, हालांकि साहित्य और शास्त्र दोनों में होता है सृजनात्मकता भाषा का उपयोग। तो सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा शास्त्र भी होना चाहिए, दोनों चीजें सही है। नाटक में डैश द्वारा जीवन के समसामयिक यथार्थ को जकड़ा जाता, नाटक में रंगमंच द्वारा जीवन के समसामयिक यथार्थ को जकड़ा जाता है, और कविता में भाषा की व्यंजना जो होती है वो बढ़ती है, सघन होती है, ठीक है। आलोचना को सृजनात्मक किस अर्थ में माना जाता है। भाषा देखिए क्या होती है इसमें सृजनात्मक लेखन की। भाषा संस्कृत का सर्वाधिक समृद्ध उपकरण है। क्या है ये, एक हथियार ही तो है भाषा,
रचनात्मक भाषा और सामान्य भाषा के बीच जो महत्वपूर्ण अंतर हमें मिलता है वह भाषा की औपचारिकता का है। सृजनात्मक लेखन की भाषा का स्वरूप मात्र औपचारिक नहीं होता है। जिस प्रकार की भाषा का व्यवहार प्रशासक, लोक संपर्क के कर्मचारियों, व्यवसायियों के लिए किया जाता है, उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग सृजनात्मक लेखन में नहीं होता है, यानी व्यवहारिक नहीं होता है, औपचारिक नहीं होता, अनौपचारिक होता है। और एक रचनाकार जब भाषा को अपना माध्यम बनाता है तो उसका पहला विद्रोह भाषा के साथ ही हो जाता है। किस तरह से भाषा यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, बहुत रूड होती है, कभी कभी उसका मतलब समझ में नहीं आता है, कभी कभी सिंपल लैंग्वेज में होती है, हम समझ जाते हैं, कभी कभी उसका हमें अर्थ निकालना पड़ता है। और एक सच्चे रचनाकार के अनुभव नए होते हैं, उनकी संवेदना नहीं होती है, उनके लिए रचनात्मक भाषा की आवश्यकता होती है। और जब कभी मानक भाषा में स्थिरता आ जाती है, मानक भाषा यानी किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो मानक कहलाती है, तो रचनाकार अपनी संवेदना को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हो पाता है और वह बोलचाल और लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग कर लेखन को धारदार बनाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये अज्ञेय की कविता दी हुई है। अज्ञेय की काव्य भाषा में गगन में मेघ घिरते हैं, तुम्हारी याद घिरती है, उमड़ कर विवश बूंदे बरसती हैं, तुम्हारी शुद्धि बरसती है, न जाने अंतरात्मा में मुझे यह कौन कहता है। तो लोक जीवन के शब्दों से सार्थक और रचनात्मक अर्थ को रचा गया है। ठीक है, तो ये सृजनात्मक भाषा हो गई। सृजन की भाषा का दूसरा विद्रोह अपनी परंपरा से हो जाता है। नए लोग आते हैं तो नई भाषाएं ले लेती हैं, क्योंकि नई परिस्थितियां आती हैं, नए यथार्थ होते हैं, यानी कि जो जमीनी बदलाव होते हैं वो नए होते हैं और बदलती हुई अनुभूति का सामना पुरानी पड़ गई भाषा से नहीं हो सकता है। जैसे आज के जीवन को छायावाद की शब्दावली में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, छायावाद पहले के टाइम में था। गद्य और पद्य दोनों होते हैं। एक चीज में बताया गया है कि कविता ही बन नहीं आती सृजनात्मक लेखन से, उन्हें गद्य भी आता है, लेखक निबंध भी आता है, विधाएं भी आती हैं। ठीक है, सबके बोध जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, भाव अलग अलग होते हैं। कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे गद्य कृतियां हो, सभी के भाव बोध जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, और कविता गद्य से भाषा शक्ति ग्रहण करती है। कविता की भाषा में निखार पहले से हो, गद्य कविता के प्रयोग से अपनी भाषा को तराशता है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे तो नहीं है। बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा क्या कहलाती है। बोलचाल का मतलब होता है जो हम दैनिक जीवन में भाषा यूज करते हैं, अपने घरों में जो हम बोलते हैं, जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो बोलचाल हो जाती है। लिखित भाषा जो हम लिख के करते हैं, स्कूलों में हम जाते हैं तो लिखित बोल भाषा का ही तो प्रयोग करते हैं, ऑफिस में लिखित भाषा ही बोलचाल में प्रयोग में की जाती, खड़ी हिंदी में की जाती है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आई थिंक इतना आज के लिए काफी है। लिखित भाषा, साहित्यिक भाषा, इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, विविध रूप कौन कौन से हैं। और जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे ना तब हम आपको जो 100% इनके आंसर भी बताएंगे। अभी तो मैं आपका यूनिट कंप्लीट करवा रही हूँ, इस यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है ना, लेकिन जब हम क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, तो उसमें फिर जो क्वेश्चन कुछ होंगे इंपॉर्टेंट हमें लगेंगे, जैसे इसमें सृजनात्मक लेखन की भाषा का महत्व क्या है, तो जब हम वो क्वेश्चन लेके आएंगे तब उसमें हम आपको इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, तो सृजनात्मक लेखन आज के इसमें हमने ले लिया है यहाँ पर। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वीडियो होगा वो लास्ट होगा वैयक्तिक लेखन की भाषा, शायद 11 तक ही है। वैयक्तिक लेखन की भाषा में हम वैयक्तिक लेखन क्या पढ़ेंगे, वैयक्तिक लेखन, सृजनात्मक पक्ष, वैयक्तिक लेखन की विभिन्न विधाएं कौन कौन सी है, दिक्यात्मक कथा, संस्मरण, डायरी, यात्रा वृत्तांत, ये सभी पहले से वीडियो अवेलेबल है। पर वही है, ये बीए स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। अब आप बीएजी वाले हो गए हो तो प्रॉब्लम थोड़ी जा रही है, बीएचडीएफ, ठीक है, बीए स्टूडेंट का है। वैयक्तिक लेखन की भाषा क्या क्या है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको हम ले लेते हैं और इस तरह से आपकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, वो कंप्लीट हो जाएगी। आई थिंक देख लेती हूँ 11 तक ही है, 12 है। भाषण के लिए लेखन भी एक हो जाएगा, तो आज ही हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। राइट, और ग्रुप से जुड़ना है यदि हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, टेक केयर, बाय।